यह है कि प्रतापगढ़ से सांसद का चुनाव लड़ने का ख्याल आपको कहां से आया? मेरी अखिलेश यादव जी से बात हुई थी जी। 2022 में। तभी मैंने कहा था कि मैं प्रतापगढ़ से सांसद बनने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। प्रतापगढ़ की ये जो जीत है वो किसकी है? वो व्यक्तिगत सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल की है या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की? सबसे पहले ये जीत जनता की है, जनता की भावनाओं की है, माननीय अखिलेश यादव जी की है और उनके साथ मेरी भी है। प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। एसपी सिंह पटेल ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से परेशान आम जनमानस परेशान है। प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? वैसे तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। सत्ता टफ दल चुनाव था सर, क्योंकि हम भी चुनाव लगातार समझ रहे थे। चुनाव तो टफ था। संगम लाल गुप्ता, वो तो भाई विपक्षी है, वो तो पूरी ताकत लगाए हमें हराने के लिए, वो तो स्वाभाविक है। मैं चाहूँगा, आपने हॉस्पिटल के बारे में बहुत ही अच्छा सदन में उठाया मुद्दा। सर एक और है कि काउंटर पे, यहाँ के काउंटर में कमी है, तो पर्चा ही बनाने में 2-3 घंटे लग जाता है मरीज को। सर उसके निदान के लिए कुछ करना चाहेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे आप? ये मैं सीधे सीएमओ को कहूँगा। आपने बात हमारे संज्ञान में लाई है। इसी क्रम में रेलवे फाटक पड़ता है जो अचलपुर से शहर को जोड़ता है। सर आप देखेंगे अचलपुर के उस तरफ कोई विकास नहीं हुआ उस फाटक की वजह से। सर पिछले सांसद ने भी इस पे मतलब सिर्फ वादा किया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। सर बस मैं आपसे इतना ही चाहूँगा कि इस कार्य को आप अपने इन 5 सालों में कर सकते हैं, या ऐसा कुछ विश्वास दे सकते हैं जनता को? कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जैसे सभी प्रतापगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार। मैं अनुपम तिवारी, प्रतापगढ़ अड्डा से। आज हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल सर। सर आपका प्रतापगढ़ अड्डा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और प्रतापगढ़ की जनता आपको सुनना चाहती थी, आपके विचारों को समझना चाहती थी, इसीलिए एक बार उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो इसीलिए हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इंटरव्यू का पहला राउंड हम स्टार्ट करते हैं। पहला है राउंड प्रतापगढ़ का चुनावी रण। तो उससे संबंधित सर कुछ सवाल जनता के हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला यह है कि प्रतापगढ़ से सांसद का चुनाव लड़ने का ख्याल आपको कहां से आया? नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ वासियों को पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और जो आपने प्रश्न किया कि चुनाव लड़ने का ख्याल कहां से आया, तो मेरा ये कहना है कि प्रतापगढ़ कोई नया क्षेत्र मेरे लिए नहीं है जी। 12 साल मैंने और 6 साल मेरी पत्नी ने प्रतापगढ़ का विधान परिषद सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया है जी। और इसमें 7 जिले थे। तो मैंने देखा कि प्रतापगढ़ शैक्षिक और दृष्टि से काफ़ी पीछे है, असमानता है। तो मैंने ये सोचा कि प्रतापगढ़ से लड़ा जाए, जिससे दलितों, पिछड़ों, इनका जो है आर्थिक स्तर सामाजिक स्तर थोड़ा सुधरे जी। इसके लिए मैंने प्रतापगढ़ को चुना था। तो सर कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे इसकी? तैयारी तो मतलब कब आपको पता चला कि नहीं, हम सांसद का चुनाव एकदम अब लड़ना ही है और अब हम चालू कर दे रहे हैं इसकी तैयारी? इसको मैंने मेरी अखिलेश यादव जी से बात हुई थी जी। 2022 में। तभी मैंने कहा था कि मैं प्रतापगढ़ से सांसद बनने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसी समय ओके कर दिया था। ठीक है, उनको कि मुझे आपसे बेहतर कैंडिडेट कौन मिलेगा, तो उन्होंने उसी समय 2022 में, यानी कि चुनाव के 2 साल पहले ही उन्होंने मुझे ओके कर दिया था। सर एक सवाल यह है कि प्रतापगढ़ की ये जो जीत है वो किसकी है? वो व्यक्तिगत सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल की है या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की? सबसे पहले ये जीत जनता की है, जनता की भावनाओं की है, माननीय अखिलेश यादव जी की है और उनके साथ मेरी भी है। तो जीत तो घुमा फिरा के कहा जाए जनता की है, क्यों? जनता मालिक होती, जनता वोट देती है। इसलिए हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझे जिताया। अच्छा, पिछले सर कुछ लोकसभा से लगातार यहाँ बीजेपी और एनडीए के सांसद चुने गए, तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो क्या आपको विश्वास था
कि या आपको डर भी था कि यहाँ से चुनाव फंस सकता है, या विश्वास था कि हम जीतेंगे? हम फुल कॉन्फिडेंट थे और पूरा हमने गणित लगा करके, जी। पूरा सब देख करके, जो 18 साल काम किया है उसको देख करके, उसके आधार पर मैंने आकलन कर लिया था कि यहाँ से यदि मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीतूंगा। जी। तो मैंने अपने पुराने मुद्दे या जितना अभी 18 साल यहाँ काम किया, जी। या 40 साल जो है, 41 साल हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में देश की सेवा की, जी। तो इन सब को देख करके यहाँ की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया और जी। अच्छे वोटों से जिताया। तो सर, प्रतापगढ़ की जनता ने आपको स्वीकार किया और प्रतापगढ़ की जनता का दिल आपने जीता। तो ये जो दिल जीतने की प्रक्रिया थी, इसमें क्या रणनीतियां रही? आपने क्या रणनीतियां बनाई जिसके तहत आपको पता चला कि यहाँ के लोगों का व्यवहार क्या है और यहाँ के लोगों का दिल कैसे जीता जाए? मैंने पिछले 18 सालों में 2020 तक मैंने ये देखा था कि जनता की बहुत सी समस्याएं थी, उनसे रूबरू होता था। लोग लखनऊ में आके मिलते थे, जब मैं यहाँ आता था या मेरी पत्नी यहाँ आती थी तो पूरे जनपद की समस्याएं हमें पता लगती थी। तो उसी के आधार पर मैंने सोचा कि यहाँ पर ये अच्छा क्षेत्र है जहाँ से जीता भी जा सकता है और अच्छे ढंग से समाज के उत्थान के लिए काम भी किया जा सकता है। मैंने देखा है कि यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में बहुत चौड़ी खाई है। जी। जो अमीर है बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। जी। तो मैंने ये देखा कि अगर उनको भी, जो गरीब हैं उनको भी कुछ राहत मिल जाए, उनको भी कुछ विकास का लाभ मिल जाए, जी। तो इसके लिए इस पर मैंने काम किया और लोगों को आश्वासन दिया कि मैं, जैसे हमने देखा कि दलित बस्ती है, पिछड़ों की बस्ती है, तो वहाँ पर विकास कार्य ठीक से नहीं हुआ है। जी। तो हमने ये उनको वादा किया कि हम जीतेंगे तो आप सबको इसका लाभ मिलेगा। विकास निधि का, जो सांसद विकास निधि है जी, उसका लाभ मिलेगा। तो उन लोगों ने विश्वास किया और मुझे जिताया। तो सर, प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? वैसे तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। सत्ता टफ दल, चुनाव था सर, क्योंकि हम भी चुनाव लगातार समझ रहे थे। चुनाव तो टफ था। चुनाव बहुत टफ था, ये सच है। लेकिन मैंने ऐसी रणनीति बनाई, और सपा के लिए तो बहुत ही टफ था जी। क्योंकि ये जिला सपा के पक्ष में बहुत कम रहा है। जी। तो चुनाव जो है मैंने ऐसी रणनीति बनाई और लोगों को का दिल जीतने में मैं कामयाब रहा, और जो मैंने आश्वासन दिए उस पर लोगों ने विश्वास किया, इसीलिए हम चुनाव जीते और लोगों ने वोट किया। और बहुत से लोगों ने, कहते हैं ना हर दल में होता, कुछ लोग भीतरघात करते हैं, कुछ लोग जो है सहयोग नहीं करते हैं, तो ऐसा भी किया। बहुत से लोगों ने साथ रहे लेकिन सहयोग नहीं किया। तो ऐसे लोग तो समाज में होते ही हैं। तो सर, आपका ये चुनाव जीतना, आप ये क्या कहेंगे? क्या ये सपा की जीत है या बीजेपी की हार है? इसको समाजवादी विचारधारा की जीत कहेंगे, समाजवादी पार्टी की जीत कहेंगे। और अब जो है उत्तर प्रदेश में जी, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। जी। कारण है, इसलिए नकार दिया है कि आप किसी को भी ले लें, किसान को ले लें, परेशान है, उसको खाद और जितने भी कृषि यंत्र हैं उन पर सब पर जो है महंगाई वो कर दिया गया, खाद की बोरी में वजन कम कर दिया गया, किसान परेशान। इसके अलावा छुट्टा जानवर सबसे बड़ी आफत बने हुए हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो किसान परेशान है। युवा को ले लें, युवा जो है सबसे ज़्यादा परेशान है। आप खुद देख रहे होंगे कि पिछले 11 साल में कितनी बार जो है पेपर लीक हुआ है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली हैं, तो युवा भी परेशान। और व्यापारी वर्ग जीएसटी को लेके परेशान, तो खुश कौन है, मेरी समझ में नहीं आता। यही असली कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी के हार का, क्योंकि ये सरकार चंद अमीरों के
लिए काम कर रही है। जी ये सरकार चाहती है कि गरीब बिल्कुल गरीब हो जाए और जो अमीर है वो भी गरीब हो जाए, जी लेकिन चंद अमीरों के पास, चंद जो है 2 3 4 जो बड़े पूंजीपति हैं, जी उन्हीं के पास सारा धन चला जाए। ये सरकार इस पर काम कर रही है और बड़े सुनियोजित ढंग से कर रही है। जी 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 इनकी हर योजना एक घोटाला है। जी। तो सर प्रतापगढ़ का जो चुनाव आपने जीता, तो इसमें क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावकारी रहे कि राष्ट्रीय मुद्दे? क्षेत्रीय मुद्दे भी और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों का मिला जुला असर रहा। कौन से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे थे या राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दे जैसे पहले क्षेत्रीय मुद्दा तो लगभग ये कह लो कि पूरे प्रदेश का वो है कि जी छुट्टा जानवर और किसानों की समस्या, किसानों और युवाओं को नौकरी न मिलना, इसको राष्ट्रीय मुद्दा भी कहेंगे, क्षेत्रीय मुद्दा जी, भी जी। कह सकते हैं। जी तो नौकरी नहीं मिली तो कहीं नहीं मिली, दूसरे राज्यों में मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुद्दा यही रहा कि नौकरी न मिलना एक सबसे बड़ा कारण रहा युवाओं के लिए। जी तो युवाओं ने खुल के विरोध में काम किया। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम जो इस सरकार ने बंद कर दी, वो लागू कराने के लिए हम लोगों ने वादे किए थे अगर हमारी सरकार आती है तो ये फिर से लागू की जाएगी। जी जी शिक्षा मित्र हैं जो संविदा पर रख लिए जाते हैं और फिर उनको हटा दिया जाता है, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जी तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। महंगाई आप देखें चरम पे है, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंच गए। तो ये सब मुद्दे रहे हैं जिससे जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। अच्छा सर, चुनाव में एक आखिरी सवाल है इस राउंड का कि चुनाव में कोई ऐसी घटना जो आपको भाव विभोर कर दी हो, कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत कष्ट पहुंचाई हो चुनाव के समय? सबसे बड़ी बात ये कहते हैं, हम आम आदमी हर व्यक्ति की बात करेंगे, इसमें अमीर गरीब सब की। जी चुनाव बहुत ही गलत समय पे कराया, भयंकर गर्मी में कराया जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी सुविधा के अनुसार 1 महीना आगे और बढ़ा दिया। जी उस समय पीक पर गर्मी थी, कितने जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी उसमें जो है बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, कितने अन्य लोगों की मृत्यु हो गई इस गर्मी में काम करते हुए। जी तो एक ये हृदय विदारक घटना रही। चुनाव हमेशा एक सही समय पे जैसे फरवरी मार्च में हो जाता जी जी तो ज़्यादा अच्छा था, बजाय इसके कि इसको बढ़ा के जून तक। और इतनी गर्मी जहाँ टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुँच गया, 48 पे पहुँच गया, तो कितने लोगों की मृत्यु हुई है। जी तो इसका ये सब एक हृदय विदारक था और यही सबसे आप कह सकते हैं कि चुनाव का सबसे कठिन दौर था। थैंक यू सांसद जी, आपने पहले राउंड में सभी प्रश्नों के बहुत सटीक और अच्छी विचारधारा से जवाब दिए। और तो इसी कड़ी में हम राउंड 2 प्रतापगढ़ का विकास, इस पे कुछ चर्चा करेंगे। कुछ आम जनता के सवाल हैं जो सर के सामने हम रखना चाहेंगे। सर, ये पहला सवाल ये है राउंड 2 का कि प्रतापगढ़ की जनता को, सर जैसे आप बगल देख रहे हैं कि पड़ोसी जिला प्रयागराज, सर वो स्मार्ट सिटी के तौर पे उभर रहा है, मतलब उसका नाम दिया गया है, लेकिन आज भी प्रतापगढ़ को मतलब वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। तो सर इसके स्मार्ट सिटी प्रतापगढ़ भी स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल हो, ऐसा कुछ आपके माध्यम से क्या प्रयास कर रहे हैं आप, या आपका विचार है ऐसा कुछ? देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 के करीब जिले हैं और उसमें हर एक को स्मार्ट सिटी घोषित करवा पाना, और फिर हमारी सरकार भी नहीं है। जी सर। इसलिए मैंने इस पर जो है कोई विचार भी नहीं किया है कि इसको स्मार्ट सिटी घोषित किया जाएगा। जी तो ये है कि जिले का मुख्यालय का ठीक से विकास हो, जी इस पर जो है मैंने सदन में मुद्दा उठाया है, जी सर। लोकसभा में उठाया है। जी यहाँ की जो और समस्याएं, मेडिकल कॉलेज है उस पर मैंने मुद्दा उठाया है। जी जी जिले की शिक्षण व्यवस्था है उसका मुद्दा मैंने उठाया है। जी तो जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक कराने का प्रयास करेंगे जी और प्रतापगढ़ का ठीक से विकास हो, यहाँ पे रहने लायक अच्छा सा स्पेस बने, तो इस पर काम कर रहे हैं। सर, प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी पहचान है आंवला।
ये प्रतापगढ़ एशिया में आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन हम केवल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं 2 रुपए 3 रुपए के छोटे फायदे पर, लेकिन उस आंवले को लेकर के ऐसी कोई एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। तो सर इसके बारे में क्या आपने कुछ विचार किया है कि एक ऐसी इंडस्ट्री प्रतापगढ़ में होनी चाहिए, कुछ नहीं तो इसके पहचान आंवला के ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें और हजारों लोगों को प्रतापगढ़ के जो बाहर जा रहे हैं उनको कम से कम यहीं एक अच्छी सैलरी पर एक जॉब मिले। ये सच है कि प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि आंवला की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। जी। थोड़ा यहाँ पे नमकीन असर है, नमक है यहाँ की भूमि में, पानी में तो भूमि में भी आ जाता है। जी सर। इस कारण यहाँ आंवला अच्छा होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये एक खोखला नारा दिया, एक जनपद एक उत्पाद, जी जी। ये जो है बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। अब प्रतापगढ़ जब एक उत्पाद है तो प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता था, जी और पिछले 10 सालों में आंवला किसानों की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। इससे पहले फिर खुशहाल थे, जी लेकिन ये सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जी। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी तो ये लोग सिर्फ नारे देते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। वरना यहाँ पर अगर कोई एक अच्छी इंडस्ट्री आ जाए जी तो यहाँ के किसानों का जितना भी आंवला है जी सर। उसके एक तो उपज का उचित मूल्य मिलेगा, और जब उचित मूल्य मिलेगा तो किसान का फायदा होगा, किसान इसको और उससे करेंगे। जबकि आंवला एक कहते हैं कि सबसे फायदेमंद फल है, हाँ सर। सबसे फायदेमंद, जी विटामिन सी से भरपूर, और भी विटामिन भी है इसमें, तो ये एक अमृत कहा जाता है। जी। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जब जी। भी हमारी सरकार आएगी, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, इस पर जरूर काम किया जाएगा, और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कोई एक बड़ी इंडस्ट्री आए जो आंवला उद्योग के आंवला के तरह तरह के उत्पाद बनाकर के देश और विदेश में भेजकर यहाँ की इनकम बढ़ाई जाए, यहाँ के लोगों किसानों की आय बढ़े, इसका काम हो। तो इस पर भविष्य में जी। काम किया सर जाए। प्रतापगढ़ में हर विधानसभा से 2-3 मंत्री जरूर रहे हैं। ये पहली ऐसी विधानसभा है जिसमें प्रतापगढ़ से मंत्री नहीं रहे हैं। नहीं तो हर विधानसभा में 2 से 3 मंत्री, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, लेकिन तब भी आज भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनका अभाव प्रतापगढ़ में है। तो आप इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे? क्योंकि लगातार मंत्री होने के बाद भी तो ये राजनेता इसके जिम्मेदार हैं, और कैसे जिम्मेदार हैं? निश्चित रूप से राजनेता जिम्मेदार हैं। जब आप मंत्री हैं, सरकार में एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो आप अपने जनपद के लिए बहुत कुछ ला सकते हैं। आप जी। मुख्यमंत्री के करीब होते हैं, जी या सत्ता में बैठते हैं, जो पॉलिसी बनती है या कैबिनेट बैठक होती है जिसमें निर्णय लिए जाते हैं, तो उसमें आप बात रख सकते थे, जी लेकिन नहीं रखी लोगों ने। तो इसके जिम्मेदार तो हमारे पूर्व के जो है मंत्रीगण ही हम कहेंगे, जी। उन्हें ये करना चाहिए था। और सर आपने एक संसद में एक सवाल भी उठाया था प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज के ऊपर। हाँ, और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ सर, हम लोग तो रेगुलर देख रहे हैं कि आज भी जैसे कोई बीमार होता है वहाँ मेडिकल कॉलेज पहुँचता है, कहने को मेडिकल कॉलेज है, लेकिन ज्यादातर मरीज रेफर कर दिए जाते हैं प्रयागराज। तो सर इसके ऊपर आप कैसे क्या काम कर रहे हैं? यही तो मुद्दा हमने लोकसभा में उठाया, और बहुत जी। जोरदार तरीके से उठाया। जी उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है अब इस पर काम होने लगा है, जी और केवल प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे यूपी में ही जितने भी मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल हैं, जी सब में वहाँ लोकसभा से निर्देश गया है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं जी ठीक ढंग से जनता तक पहुंचाई जाएं। जी तो इस पर अब आगे काम होगा, क्योंकि मैंने लोकसभा में बहुत जोरदार ढंग से रखा है, तो अब इसका लाभ तो जनता को मिलेगा। वहाँ पे हमने बाद में पता किया जी कि अब थोड़ा एक्टिव हुए हैं लोग, वहाँ जो है जिन जी। जिन चीज़ों का अभाव है जी सर। उन पर अब जाएगा, वहाँ से अपॉइंट होंगे लोग, जी और फिर हम इसकी वो लेते रहेंगे, जी 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 खबर लेते रहेंगे कि भाई इस पर क्या और कार्यवाही हुई है, और क्या क्या आगे जो है इस पे अभी काम बाकी है। तो सर आपके उनको हम अनुसार उठाते जी, रहेंगे, और लोगों से अप्रोच करते रहेंगे कि सारी सुविधाएं प्रतापगढ़ के लोगों को यहीं पर प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मिले।
तो सर आपके अनुसार ये किन किन क्षेत्रों में प्रतापगढ़ में अभी सुधार और सुविधाओं की जरूरत है? देखिए, ये तो हर जगह पे जो भी पीएससी है, जो भी जगह जगह पर जो खुले हुए हैं छोटे छोटे अस्पताल, जी उनमें भी बहुत सी जगहों पे डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर कई कई अस्पतालों को डील करता है। जी तो मेरा प्रयास ये होगा कि हर जगह डॉक्टर पहुंचे और जनता को लाभ मिले। जी ये है। ठीक है सर, थैंक यू। राउंड 2 से के साथ सर खत्म होता है। जी सर, राउंड 3 इस पॉडकास्ट का, और इसमें सर से हम उनके व्यक्तिगत जीवन और प्रतापगढ़ से संबंधित कुछ बातें पूछेंगे। सर, आपके निजी जीवन के मामले में मैं कुछ जानना चाहूंगा और प्रतापगढ़ की जनता भी जानना चाहेगी कि बचपन से पढ़ाई और फिर लखनऊ पब्लिक स्कूल की नींव रखना, फिर जो है एमएलसी का चुनाव, उसके बाद आज संसद तक का सफर, ये कैसा रहा? एक आप बताइए ताकि युवाओं को कुछ प्रेरणा मिल सके सर। सबसे पहले मैं सभी युवाओं को से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में एक मिशन बनाएं कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। उसके लिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, जीवन में सफलता के जो 5 मूल मंत्र हैं, जी सर। जो डी से स्टार्ट होते हैं, 5 शब्द, उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है डायरेक्शन, दिशा। फिर है डेडिकेशन, समर्पण। फिर है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। फिर है डिसिप्लिन, अनुशासन और डेडलाइन। ये 5 शब्द हैं, अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, सिर्फ ये सोचते रहना कि हम अप्लाई कर देंगे, जुगाड़ करके नौकरी मिल जाएगी, ऐसे नहीं। अपने जीवन में एक संकल्प ले लीजिए, बड़े से बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए और पूरे जो हमने 5 शब्द बताए, इन 5 शब्दों को अपने जीवन में उतार लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी। मैं अपने बारे में बताता हूँ, आपने जी। पूछा है जी। कि आप जरा अपने बारे में बताएं कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्कूल खोले और ये जो किया। जी सर। तो मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। कलाम साहब ने तो अभी लिखा था, ऑलवेज थिंक बिग, मतलब उन्होंने लिखा, बिल्ड अ विजन, इग्नाइट योर माइंड एंड थिंक बिग। 3 बातें उन्होंने कही जी। एक सफल होने के लिए, बिल्कुल सच है। तो मैं बचपन में था तो लगभग इन्हीं सब पे मैं सोचता था। हमारे अगर गांव में कोई बड़ा अधिकारी, कहीं डीएम आ गया, एसपी आ गया, तो मैं हमेशा सोचता था मुझे ये बनना है। जी। कोई बड़ा बिजनेसमैन आ गया तो मैं सोचता था मुझे इसकी तरह आगे बढ़ना है। तो ये पहले से एक ईगरनेस होनी चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए ये नहीं सिर्फ सोच लिया, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। इग्नाइट योर माइंड। जी। कलाम साहब ने जो दूसरा शब्द कहा है, बिल्ड अ विजन एंड इग्नाइट योर माइंड, तो अपने माइंड में इतनी ऊर्जा पैदा कर दो, इतना बड़ा सोच डालो कि मुझे ये करना ही है। जी। जो 5 शब्द वो बताए और इनको देखेंगे तो भाव एक ही आता है। जी सर। तब आपको सफलता मिलेगी। मैंने स्कूल खोला, जी। उससे पहले मेरा बहुत जगह अपॉइंटमेंट हो रहा था। जी। लेक्चरर में, डिग्री कॉलेज में, क्योंकि एमएससी था, टीचर्स ट्रेनिंग एलटी भी की थी। जी। मैंने सोचा कि नौकरी तो कभी कर लूंगा, ये सच बात है। मैंने सोचा जॉब सीकर के बजाय अगर जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका मिले तो एक बड़ी देश सेवा हो। जी। तो मैंने जो है स्कूल खोला। आज करीब 2000 टीचर और 700-800 चतुर्थ श्रेणी और क्लर्क ये सब मिला के हैं। जी। लगभग 3000 लोगों को हमने रोजगार दिया है डायरेक्ट। बहुत बड़ी बात और वेल पेड हैं। गवर्नमेंट स्केल पर हमारे यहाँ टीचर्स 80,000 90,000 तक पा रहे हैं टीचर्स।
प्रिंसिपल 1.25 लाख तक है। आया चपरासी भी 20,000 के करीब सैलरी पा रहे हैं, जी जो खाली झाड़ू पोछा करते हैं। जी जी तो इस तरह से मैंने दिया कि जो भी हमसे जुड़ा उसका परिवार, आज हम 2,500 परिवार जिनको डायरेक्ट हम सैलरी दे रहे हैं, जी और लगभग इतने ही परिवार अपरोक्ष रूप से हमारे विद्यालयों से जुड़े रोजगार पाए। 2-2,500 लोग, कितनी हजारों वैन्स लगी हुई हैं जो जी, अपना जी, बच्चों से को लाते हैं और डेली छोड़ते हैं। बसेज लगी हैं, स्टेशनरी वाले लगे हैं, स्टेशनरी बनाने वाले, मतलब जी, एक जी, जी। देखा जाए कि हमने जब इतनी बड़ी खपत पैदा की, जी। इसके अलावा ड्रेसेस वाले हैं, बैग्स बनाने मतलब वाले कुछ लोग हैं। डायरेक्टली तो उससे अगर जुड़े हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट भी। जी इनडायरेक्ट भी कितना रोजगार दिया है। जी तो आप कह सकते हैं अगर हमने 5,000-6,000 लोगों को रोजगार दिया है, तो मैं समझता हूँ ये ऊपर जी, वाले की ये कृपा देश है सेवा है सर। कि मैं इसमें सफल हुआ। जी और आज, और यही नहीं, हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जिसका परिणाम यह आज हजारों बच्चे विदेश में हमारे यहाँ के अलमनाई। जी तो ये सब उपलब्धियाँ हैं। सर, आप जब खाली बैठते हैं, जब आपके पास समय होता है, तो आपकी हॉबी क्या है, क्या करना आप पसंद करते हैं? मैं यही सोचा करता हूँ कि हमारे जो स्कूल है उनमें और क्या अभी काम होना है, जी प्रतापगढ़ की जनता है उसके लिए क्या काम अभी करने हैं, कौन से जी। मुद्दे सदन में उठाने हैं। अब यहाँ आए हैं कल से, तो दिन भर कितनी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, कितने लोगों के काम करा रहे हैं, कितने लोगों के जो है सब वो ले रहे हैं, प्रस्ताव ले रहे हैं, जिनकी जो है किसी का यहाँ खड़ंजा लगना है, किसी की रोड बननी है, किसी का कुछ होना है। जी तो ये सब प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, इनको सबको लिख के भेजा जाएगा और इन्हीं के फिर जो इन पर सब पे काम होगा। तो दिन रात अब इसी में लगा रहता हूँ। इसमें कह सकते हैं 75% टाइम जो है प्रतापगढ़ के बारे में सोचना, जी 25% में अपने विद्यालय और अपने निजी कार्य, जी। इतना ही हो पाता है। अच्छा सर, प्रतापगढ़ के लोगों में आपको अच्छा क्या लगा, यहाँ के युवाओं के बारे में आपको क्या अच्छा लगा? युवा तो हर जगह के जैसे होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन हमने ये देखा कि प्रतापगढ़ में असमानता ज़्यादा है, तो बेचारों को बड़ी आशा है। हमने ये देखा, बड़ी आशा भरी निगाह से आते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। तो युवा तो ठीक है, सब बेचारे हैं ही, तो सबके लिए अब हम लोग बेटर से बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, बेस्ट हो जाए उनके लिए जो भी है, जी तो लगे हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश में आप प्रतापगढ़ का स्थान कहाँ पाते हैं? प्रतापगढ़ बहुत पीछे है फिलहाल अभी, लेकिन हम ये चाहते हैं बहुत आगे आए। हमने एक ये देखा है यहाँ के यहाँ रोजगार के अभाव में पलायन बहुत ज़्यादा है जी जिले से। आप ये देखें चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, मतलब हर राज्य में प्रतापगढ़ के और आसपास के जिलों के बहुत से युवा वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। तो बेचारे देखिए रोजी रोटी के लिए भागे भागे घूम रहे हैं। जी तो मेरा ये प्रयास होगा कुछ रोजगार सृजन यहाँ भी हो, जिससे कि हम उनको रोजगार दिला सकें। कुछ जी। ऐसा कुछ आगे सोच रहे हैं। विपक्षी ये कहते हैं कि प्रतापगढ़ की जनता ने बाहर से एक सांसद चुन लिया है, जो प्रतापगढ़ में ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, और प्रतापगढ़ की जनता को मतलब जब वो चाहे उस समय पर नहीं मुलाकात कर सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सही है कि हम प्रतापगढ़ के निवासी तो नहीं हैं, लेकिन जो निवासी रहे हैं, जी निवासी तो पहले भी बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन जी। उन्हें भी चुना लोगों ने। जी और जो यहीं के रहने वाले थे, पिछले 5 साल जो सांसद रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि 5 साल तक ये दिखाई ही नहीं दिए। जी और मैं तो यहाँ हर 10वें 15वें यहीं आ जाता हूँ। मैं नहीं होता तो मेरी पत्नी आती है, कांति सिंह, वो भी विधायक रह जी। चुकी हैं। इसके अलावा हमने पूरी टीम लगा रखी है। निवासी नहीं है तो हमने घर यहाँ खरीद लिया जी। कि मेरा घर है, जी 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 अपने घर में रह के, तो अब तो यहाँ के निवासी हो गए। जी। यहाँ की वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। जी निवासी का और क्या प्रमाण चाहिए। जी।
असली चीज है कि यहाँ के लोगों का काम होना। जी मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके पिछले सांसद ने या पिछले सांसदों ने आज तक सदन में कोई बात नहीं उठाई, जी और मैंने एक ही सत्र में 3 बार 3 बातें उठा दी हैं। जी आपको इस पे गर्व होना चाहिए, जी। प्रतापगढ़ वासियों को गर्व होना चाहिए कि आपका सांसद आपकी बात जहां पर पूरा देश देखता है, बल्कि दुनिया देखती है, वहां पे प्रतापगढ़ की बातें उठाई जा रही हैं और बहुत बोल्डली उठाई जा रही हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे यहाँ विकास का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, सब की बातें उठाई जा रही हैं और उठाई जाती रहेंगी, जी और इस पर काम भी होगा। जी सर, इन्हीं मुद्दों में सर एक छोटा सा मुद्दा और भी है, जो शायद एक छोटा ना होकर बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से लगता है। सर, आपके घर के जस्ट बगल में सई माँ नदी जो है बह रही है, और ये दिन प्रतिदिन दूषित होती चली जा रही है। तो सर, इसका मुद्दा भी मैं चाहूंगा प्रतापगढ़ की जनता की तरफ से कि आप इसको उठाइएगा, और इस पे भी एक सर प्रयास हमारा रहे कि हम सई को स्वच्छ करें, क्योंकि सई लगातार गंदी होती चली जा रही है। ये देखिए, ये तो जैसे जैसे प्रमुख नदी है सर प्रतापगढ़। पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे जो है कचरा, गंदा पानी, ये सब नदी में ही गिरता है। तो तो सर, इसके ये लिए आप आगे प्रतापगढ़ की चल जनता करके से धीरे धीरे बहते बहते वो स्वच्छ हो जाता अपने आप, जी सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। खैर, ये तो है। आप ये देखिए, सदियों से भारत सरकार का प्रोजेक्ट था गंगा स्वच्छ योजना, कुछ काम हुआ? अरबों खरबों रुपया खर्च किया, जी कुछ नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में तो फिर भी बहुत कुछ वो है, असली पानी तो इधर गिरता है। तो प्रयास ये होगा कि वो सीवेज प्लांट के द्वारा पानी जो है शुद्ध करके सर, एक उसमें सीवेज डाला प्लांट जाए। बना है सर, लेकिन वो हाँ। खराब है। हाँ, तो ये सरकार आप जानते ही हो, कुछ भी कहो वो सुनती नहीं, केवल कोरे वादे। मेडिकल कॉलेज ही ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज नाम का दे दिया, कोई सुविधा है यहाँ? सर तो आखिरी जी सर, इस मुद्दे को उठाया हमने, जी सर, तो अब हमें उम्मीद है कि कुछ यहाँ जी सर, डॉक्टर भी बढ़ने चाहिए जी जी और सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। जी जी सर, ज़्यादातर इनको क्या कहेंगे, जैसे कि हार्ट का डॉक्टर नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, बहुत से ऐसे जो डॉक्टर जी, हैं जो होने चाहिए, नहीं है। जी जब नहीं है तो फिर जिले में क्या सुविधा है? सर ऐसे ही जी कोई भी ले ले, MRI मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है। तो ये सब मैंने मुद्दे उठाए हैं, अब इनका सब समाधान होगा। सर, आखिरी में इसके बाद सर एक रैपिड राउंड रहेगा, सत्यम आपसे पूछेंगे। तो सर, आखिरी में बस मैं आपसे प्रतापगढ़ के कुछ नेताओं के बारे में 2 शब्द चाहूंगा, जो आपके पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। सर, पहला नाम है प्रमोद तिवारी। तिवारी जी ने मेरा सहयोग किया, अच्छा सहयोग किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मोना जी ने भी सहयोग किया, दिल से किया। संगम लाल गुप्ता। वो तो वही विपक्षी हैं, वो तो पूरी ताकत लगाए हमें हराने के लिए, वो तो स्वाभाविक है। राजा भैया। राजा भैया का भी सहयोग रहा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद रैपिड राउंड सत्यम के साथ। नमस्ते, मैं सत्यम सिंह स्वागत करता हूं आपका रैपिड राउंड में। मैं सर से कुछ मिले जुले सवाल पूछूंगा, तो इसी कड़ी में मैं सर से पहला सवाल पूछना चाहूंगा। सर, जैसे कि आपने इस चुनाव में युवाओं का आपको बहुत ही अच्छा साथ मिला, तो युवाओं का आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, तो आपने कुछ योजनाएं उनके लिए बना के रखी हैं? युवाओं के लिए तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जब हमारी सरकार हो तो उस पर हम कुछ अमल करा सकते हैं। एक तो हम विपक्ष में हैं, दोनों जगह, केंद्र में भी, यहाँ भी। तो उम्मीद करते हैं जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दिलवाने का प्रयास करेंगे। और हमारी सरकार ने वादा भी किया है कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो चाहे शिक्षक हो, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम, और युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिक्त पद पड़े हैं सब तुरंत भरे जाएंगे। और जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें प्रतिवर्ष कुछ भत्ता भी दिया जाएगा। जी सर। सर, जैसे मतलब यहाँ के लोगों का भी कहना था, आपने अपने जन्मभूमि को छोड़कर और उसके बाद कार्यभूमि को भी आपने छोड़कर प्रतापगढ़ को ही क्यों चुना?
प्रतापगढ़ मेरे कार्य क्षेत्र में था। प्रतापगढ़ से मैं 18 साल विधान परिषद सदस्य रहा हूँ। 7 जिलों में प्रतापगढ़ भी था। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर अमीर गरीब की खाई ज़्यादा चौड़ी है, तो मैंने सोचा कि कुछ गरीबों का कल्याण कर सकूं, इसीलिए मैंने प्रतापगढ़ को चुना। अच्छा सर, जैसे मतलब यहाँ पे आपने चुनाव कैंपेन के दौरान गांव में आपका विजिट बहुत ही ज्यादा था और वहाँ पे आपने महिलाओं से, बुजुर्गों से और युवाओं से काफी सारे वादे किए। उनमें से एक वादा था उद्योग को लेकर। तो क्या आगे चलकर आपने इस पे कोई योजना बनाई है? आगे हम क्या देखना चाहें, मतलब क्या देखेंगे? हम इसको जोर शोर जब तक हम देखिए विपक्ष में है तब तक ये वादा नहीं कर सकते कि हम ये काम करा देंगे, केवल उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। जी, हमारी सरकार होगी तो हम उसमें बहुत सी चीज़ें ला सकते हैं और यहाँ पर उसका लाभ मिलेगा जनता को जैसे ही सरकार आएगी। लेकिन हम युवाओं से ये ज़रूर वादा करते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आई, आप देखिएगा एकदम कायाकल्प हो जाएगा। और प्रतापगढ़ को, विशेषकर महिलाओं के लिए मैंने यही कहा था कि जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं उनको हम उठाते रहेंगे। जैसे आंवला उद्योग को भी हमें उठाना है। यहाँ की जो ATL मशीन कंपनी थी जो बंद कर दी गई, उसके लिए कुछ सोचा जाए। तो ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे तब तक हम, जब तक ये हमारी सरकार नहीं आती। सर आपका स्कूल है लखनऊ में और अलग अलग शाखाएं भी हैं उसके, क्या प्रतापगढ़ में भी स्कूल स्थापित किया जाएगा? हाँ, ये मैंने चुनाव में वादा किया था कि यदि मैं जीतूंगा तो प्रतापगढ़ को अपना एक लखनऊ पब्लिक स्कूल दूंगा और इस वादे पर मैं कायम हूँ। और हमने ज़मीन देखना शुरू कर दिया है। जी सर। जैसे ही भूमि मिल जाएगी हम तुरंत यहाँ पे स्कूल बनाएंगे। सर जैसे युवाओं पे अभी हमने बात किया था, युवाओं के रोजगार से लेकर, तो प्रतापगढ़ के युवाओं में एक समस्या है जिसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सर। यहाँ के युवाओं में नशा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही सुलभ तरीके से मिल जा रही हैं, बहुत ही आसानी से। तो क्या सर इस पे आपका ध्यान है? ये सरकार की नीति है, गांव-गांव देशी शराब की दुकानें खुलवाना, पैसा कमाना, एक्साइज ड्यूटी कमाना, ये सरकार का काम है। और बीजेपी सरकार में युवाओं में नशाखोरी की लत ज़्यादा पड़ गई है, क्योंकि कोरोना काल में कुछ नहीं खुला था लेकिन शराब की दुकानें इन्होंने तुरंत खुलवाई थी। तो ये सबको याद है। तो जो सरकार ही नशाखोरी की तरफ अपने युवाओं को ढकेलना चाहती है तो उस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। इसलिए गांव-गांव से ये चीज़ें, इन पर थोड़ा सख्ती की जाए। इसको मैं उठाऊंगा, सदन में भी उठाऊंगा। ये भी एक मुद्दा है, ये सही मुद्दा है कि गांव-गांव में जो ये देसी शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं, ये युवाओं के लिए बहुत ही घातक है। इसके अलावा दूसरे नशा हैं, उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। इसको मैं सदन में उठाऊंगा। ये आपने अच्छी बात बताई और आप लोग हमें ऐसी चीज़ें बताते रहिए जिनको हम उठा करके आपके ज़िले का भला कर सकें। ये सही में जो यहाँ जो है बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा वो है, तो वो बेचारे इसी में सब लगे हुए हैं कि उनको दे दिया जाता है, जाओ अच्छा काम करो, शाम को तुम्हें दारू मिल जाएगी। जी सर। इसी में लगे रहते हैं। तो ये इसको बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। सर इसी क्रम में एक और आपका ध्यान चाहूँगा, आपने हॉस्पिटल के बारे में बहुत ही अच्छा सदन में उठाया मुद्दा। सर एक और है कि काउंटर पे, यहाँ के काउंटर पे कमी है, तो पर्चा ही बनाने में 2-3 घंटे लग जाता है मरीज को। सर उसके निदान के लिए कुछ करना चाहेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे आप? ये मैं सीधे CMO को कहूँगा। जी। आपने बात हमारे संज्ञान में लाई है तो मैं उसको फ़ोन करके कहूँगा इसको बहुत सरल किया जाए, जाते ही तुरंत पर्चा बने। जी। जो ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, जैसे वहाँ पे पहुँचे काउंटर पे तुरंत बना के दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसी क्रम में एक और सवाल है सर, जैसे आप कुछ कार्य ला रहे हैं प्रतापगढ़ में और कुछ कार्य आने वाले हैं, तो क्या कुछ कार्य हो रहे हैं अभी? ऐसा मतलब क्या योजनाएं हैं जो आने वाले हैं या क्या योजनाएं हैं जो हो रही हैं? देखिए, जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं, जो काम है वो तो तत्काल हो रहे हैं। जैसे बिजली की समस्या, हमने
सैकड़ों गांवों के ट्रांसफार्मर बदलवाए हैं फोन कर कर के, हमारे लोगों ने फोन कर कर के, और एक्टिव होकर के सब लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी है, कहीं पानी की समस्या है तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको देखिए चुटकी बजा के उसका निवारण नहीं हो सकता। ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को उन समस्याओं से उनको निजात दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, और विकास का लाभ भी सबको मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। सर, क्षेत्रफल के दायरे में हमारा शहर बहुत बड़ा है, लेकिन बात की जाए डेवलपमेंट में तो प्रतापगढ़ शहर 5 किलो के इर्द गिर्द ही सिमट के रह गया है। सर, यहाँ पे सड़कों की जो समस्या है बहुत बड़ी है, शहर के अंदर के मरम्मतें नहीं है सड़कों की। और सर, इसी क्रम में रेलवे फाटक पड़ता है जो अचलपुर से शहर को जोड़ता है। सर, आप देखेंगे अचलपुर के उस तरफ कोई विकास नहीं हुआ उस फाटक की वजह से। सर, पिछले सांसद ने भी इस पे मतलब सिर्फ वादा किया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। सर, बस मैं आपसे इतना ही चाहूंगा कि इस कार्य को आप अपने इन 5 सालों में कर सकते हैं, या ऐसा कुछ विश्वास दे सकते हैं जनता को? कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जैसे फ्लाईओवर मैं प्रयास करूंगा कि जरूर बने। इसके अलावा जितने भी रेलवे के अंडरपास हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरपास बने। तो इसके लिए मैंने सोचना, उस पर जो सब चिट्ठियां सब मंगाना, तैयार करना शुरू कर दिया है। और मैं स्वयं रेल मंत्री से मिलूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी इन कार्यों को मतलब इन कार्यों को कराया जाए। और जो जो समस्याएं हैं प्रतापगढ़ की, केवल प्रतापगढ़ शहर की ही नहीं, गांवों की भी हैं। रेलवे लाइन के पास जो गांव बसे हैं तो उसमें अंडरपास है कई जगह, तो उन्हें भी हम बनवाने का प्रयास करेंगे। जी सर। सर, मतलब आपसे सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन आपके निजी और चुनावी जीवन से जुड़ी कुछ बातें रह गई हैं। मैं बहुत ही जल्दी उन्हें आपसे पूछना चाहता हूं। सर, जैसे कि चुनाव समय में आपके साथ कुछ तो धोखा हुआ होगा और कुछ अपने ही लोग थे, तो आपने उन्हें टैकल कैसे किया और आपका उस पर निजी जीवन का क्या असर था? देखिए, कुछ होते हैं लालची, गद्दार, जो इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। कुछ होते हैं दिखावे में इधर और काम अंदर से दूसरा करते हैं। तो ये सभी दलों में होता है। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हुआ है, जिससे हमारी जीत का मार्जिन जो 1.5-2 लाख होना चाहिए था, घट के वो 66,000 पे आ गया। तो कुछ लोगों ने गद्दारी की है, उनको हमने चिन्हित किया है, उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। और क्या, यही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के हमारे मेहमान रहे माननीय श्री डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी, जिन्होंने बहुत ही शालीनता से सारे सवालों का उत्तर दिया। इसी तरह और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।